नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, फिर उत्पादन फलन के प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उत्पादन फलन में हम जब फलन शब्द का अर्थ देखें तो फलन किन्हीं दो तथ्यों के बीच संबंध के अध्ययन को फलन कहते हैं। जैसा हमने मांग फलन में पढ़ा कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच जो संबंध होता है उसे मांग फलन कहते हैं। ठीक ऐसे लागत फलन में हमने किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा और उसकी लागत के बीच जो संबंध था उसको लागत फलन हम कहते हैं। इसी प्रकार उत्पादन फलन भी उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहा जाता है। तो अब हम यह देखेंगे कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच क्या संबंध पाया जाता है। जैसा हमने अर्थशास्त्र में पहले अध्ययन किया कि उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो ये पांचों साधन मिलकर किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। तो पांचों साधनों की मात्रा और उनसे होने वाले उत्पादन की मात्रा में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन को हम समय के आधार पर 2 प्रकारों में बांटते हैं: अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ये पहला और ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन दूसरा। तो शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समय के आधार पर हम ये तय करते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव है या नहीं है। तो यहाँ अल्पकाल का तात्पर्य समय की किसी निश्चित अवधि से नहीं है कि 1 महीने या 6 महीने को हम अल्पकाल कहेंगे या दीर्घकाल कहेंगे। यहाँ समय का हम जो निर्धारण है वो इस आधार पर करते हैं कि उत्पादन के जो साधन हम काम में ले रहे हैं क्या उनमें परिवर्तन किया जाना संभव है। यदि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है और हम उत्पादन के केवल कुछ ही साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस तरह का जो उत्पादन फलन है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसका तात्पर्य सीधा सा है कि जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है या कम से कम एक साधन स्थिर रहे और अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है और उसका उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है, तो हम उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि यहाँ उत्पादन का कम से कम एक साधन स्थिर रहेगा, ये अति आवश्यक है। अब उसमें कुछ ज़्यादा साधन भी परिवर्तनशील रह सकते हैं और एक भी परिवर्तनशील हो सकता है, लेकिन सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होंगे। अब हम यहाँ इसी को गणितीय इक्वेशन के आधार पर समझा सकते हैं कि Q = फलन ऑफ L, K and T। L, K and T ये उत्पादन के साधन है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि Q उत्पादन की मात्रा किसका फलन है, इन साधनों की मात्रा का फलन है। अब हमने इनको कांस्टेंट कर दिया और केवल जो L है जिसे हम यहाँ लेबर ले रहे हैं, श्रम है, श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाएगा और जो अन्य साधन है उनको हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया है। ये जो कांस्टेंट की लाइन लगाई इसका मतलब इन साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल श्रम की मात्रा में परिवर्तन होगा और उस मात्रा में परिवर्तन का उत्पादन पर क्या प्रभाव होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जब हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक या कुछ साधनों की मात्रा में परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव देखते हैं तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इसी को
इस तरह से भी लिखा जाता है Q इज इक्वल टू फलन ऑफ x1 x2 x3 xn। तो यहाँ x1 x2 x3 ये उत्पादन के विभिन्न साधन हैं और ये n तक हो सकते हैं। तो अब हमने यहाँ भी जैसे यहाँ l के n लिखा था उनको स्थिर कर दिया, यहाँ x1 x2 x3 लिखा है और यहाँ भी हमने x1 के अलावा x2 x3 और xn तक के जो सभी उत्पादन के साधन हैं उनकी मात्रा को स्थिर कर दिया है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और केवल x1 की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन की मात्रा पर देखा जाएगा। तो इस तरह से अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम इस तरह से गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति के नियम भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखेंगे कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन है वो 3 प्रकार से होता है। उसको हम 3 प्रकारों में बांट लेंगे, 3 स्थितियों में बांट लेंगे। उन्हीं को हम उत्पत्ति के नियम कहेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है जिसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहेंगे। फिर कहेंगे उसके बाद उत्पादन समान अनुपात में बढ़ता है, जितना उत्पादन के साधन की मात्रा को बढ़ाएंगे उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा, तो उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। और जो थर्ड स्टेज आएगी, तीसरी स्थिति में क्या होगा कि उत्पादन के साधनों की तुलना में उत्पादन की मात्रा में कम गति से परिवर्तन होगा, जिसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहेंगे। तो इस तरह से अल्पकालीन उत्पादन फलन को ही उत्पत्ति के नियम भी कहा जाता है और इस उत्पत्ति के नियमों को ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के नाम से भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्पादन की 3 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करेंगे। तो ये हमने देखा अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब आइए दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखिए, जैसा हम अभी कह रहे थे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन का कम से कम एक साधन अवश्य स्थिर रहता है, जबकि जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है वो ये बताता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात से परिवर्तन किया जाता है और उसका उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है तो उसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात यहाँ उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और कैसे परिवर्तनशील होते हैं? समान अनुपात में, अर्थात n को दुगुना किया जाएगा तो k भी दोगुना होगा, n भी दोगुना होगा और t भी 2 गुना हो जाएगा, अर्थात सब में समान दर से परिवर्तन होगा। इसी को हमने यहाँ गणितीय रूप में लिखा है Q इज इक्वल टू फलन ऑफ L K N T, अर्थात उत्पादन की जो मात्रा है वो किसका फलन है, किसका परिणाम है? इन साधनों की मात्रा का परिणाम है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हमने इन साधनों को स्थिर कर दिया था, लेकिन यहाँ हमने किसी भी साधन को स्थिर नहीं किया है, अर्थात उत्पादन के सभी साधन समान रूप से परिवर्तित होते हैं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू फलन ऑफ x1 x2 x3 और xn तक ये हो सकते हैं। और यहाँ भी हमने किसी भी साधन को स्थिर नहीं किया है, सारे साधन क्या है? परिवर्तनशील। और कैसे परिवर्तनशील है? समान अनुपात में, समान दर से सब में परिवर्तन होगा। जैसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पत्ति के नियम कहते हैं, ठीक वैसे ही दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल क्या बताते हैं कि जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात से परिवर्तन किया जाता है और उससे उत्पादन की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन हम पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत करते हैं, या इसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं है। तो जिस स्केल पे पहले उत्पादन कर रहे थे, अब उत्पादन को स्केल बदल जाएगा, अर्थात अब लार्ज स्केल पे उत्पादन होने लगता है, अर्थात उसमें कारखाने का आकार, मशीनें, फैक्ट्रियां, मजदूर, कच्चा माल, जो भी उत्पादन के साधन है वो सभी समान अनुपात में परिवर्तित
हो जाते हैं, अर्थात कारखाने का या जो फर्म का जो पैमाना है वो परिवर्तित हो जाता है, वो लार्ज स्केल पर उत्पादन करने लगती है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि पैमाने के भी 3 प्रतिफल हैं जो हमें ठीक ऐसे ही पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, जब हम कहेंगे कि उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात से बढ़ाते हैं कुल उत्पादन में उससे अधिक अनुपात से वृद्धि होती है, तो वो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होंगे। दूसरे होंगे पैमाने के समान प्रतिफल, जब उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उत्पादन की मात्रा में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तो पैमाने के समान प्रतिफल कहलाते हैं। और तीसरा है पैमाने के हास्यमान प्रतिफल, अर्थात जब साधनों में परिवर्तन के अनुपात की तुलना में उत्पादन की मात्रा में कम अनुपात से परिवर्तन होता है, तो उसे हास्यमान प्रतिफल कहते हैं। तो ये हुए उत्पादन फलन और उसके प्रकार। धन्यवाद।